नमस्कार। द लॉर्ड शो में आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर रवि शंकर त्रिवेदी। लखीमपुर जैसे जिले में एक वरिष्ठ चिकित्सक हैं और राजनीति में भी अपना हाथ आजमा चुके। आज हमारे पॉडकास्ट में हम उनका स्वागत करेंगे और उन पहलुओं को भी जानने की कोशिश करेंगे जो अब तक की अंश में है। तो डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है द लॉर्ड शो में। और हमारा जो सबसे पहला सवाल है आपसे, वो जाहिर तौर पे कि एक डॉक्टर के तौर पे है। सबसे पहले कि एक डॉक्टर से नेता बनने का जो सफर रहा होगा वो कैसा रहा? धन्यवाद। मेरा डॉक्टर से नेता बनने का सफर कुछ ऐसा रहा कि जो हमारी राजनीति थी वो परिवार में, और बचपन से हम इसको देखते आए। इलेक्शन का इलेक्शन बाबा के, और हम लोग का छोटा काम हुआ करता था उस समय। हम लोग को बिल्ले दिए जाते थे, इसमें आदमी लगाते थे, जिसमें वो बैच के बिल्ले देते थे वो, तो हम लोग आदमी लगा के फिट करके। फिर धीमे धीमे काम बढ़ा। फिर एक जमाना था जब क्या, अब तो रिकॉर्डिंग आ गई है, तब यहीं पे घर पे रिकॉर्डिंग होती थी। तो हम लोगों को कहा जाता था कि आप नारे रिकॉर्ड करके, तो नारे रिकॉर्ड करके देते थे। झंडे पे पेंट करके देते थे, उसका एक डाई आती थी, वो पेंट करके दिया जाता था। तो राजनीति स्कूल जाना हुआ करता था, बाबा इलेक्शन लड़ रहे थे तो उसी जीप पे जाना हुआ करता, इसमें झंडे लगे रहते। तो वो बचपन से ही शरीर में और आत्मा में बस गई थी। और चूंकि बाबा जिस पार्टी से जिस विचारधारा थे, तो उनका जो छाप हमारे मन मस्तिष्क में पड़ी, तो राजनीति तो वहीं से शुरू हो गई। और रही बात चिकित्सक होने की, तो ये मेरा अपना पैशन है। क्या आप कहिए कि मैं चिकित्सक बनना चाहता था, और चिकित्सक बनने के राह में जो मैंने देखा कि जो मधुमेह है वो हिंदुस्तान को आगे चल के काफी तकलीफ देने वाला है, तो इसकी तरफ काफी अध्ययन किया और परिवार का साथ मिला, अपने जनों का साथ मिला, तो आज मैं एक राजनीतिक परिवार में आपका जन्म हुआ, तो राजनेता बनना या नेता बनना ये आपकी मजबूरी नहीं या आपका शौक है? मैं शौक नहीं कह सकता, मजबूरी भी नहीं थी। मैं तो एंटी एफिशिएंट मेडिसिन कर ही चुका था और डायबिटीज में मेरा रुचि हुई थी। तो अगर मैं चाहता तो मैं इसको और आगे कंटिन्यू कर सकता, क्योंकि ये तो मैं कर ही रहा था। राजनीति में बाबा जो मेरे को छाप छोड़ा कि ये वो एरिया है जहां पे आप लोगों की सबसे ज्यादा मदद कर सके। भाई चिकित्सक बने, लोग हमारे क्लिनिक आए, मैंने उनको देखा, मैंने उनको इलाज दिया, तो वही मदद हो गई। और ये ऐसी मदद है जो असीमित है। तो उस तरफ जब काम आप करोगे तो आप देखोगे कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी गाँव में, आप देखिए बच्चे अभी भी बिना चप्पल के आपको दौड़ते दिखेंगे, आप विकास कितना दिखे, लेकिन वो अभी भी एरिया ऐसा है जहाँ पे मेरे हिसाब से मुझे भी काम करना चाहिए था। और तो 2008 में आपका क्लिनिक लगभग 2008 में आपकी शादी हुई, इसका कनेक्शन कैसा था? मैं यहाँ 2007 में आया था और 2008 में एक डायबिटिक क्लिनिक मैंने यहाँ शुरू करी। उसी के साथ साथ घर वालों की उससे हमारी शादी हुई, शादी की कलिया से। अच्छा। और एक अच्छा ब्राह्मण परिवार था, और हमारी जो पत्नी थी वो भी मेडिकल से रिलेटेड, और वो एक दंत रोग विशेषज्ञ है, उनको भी इस प्रोफेशन में बहुत रुचि थी। तो हम दोनों एक ही प्रोफेशन में होते हुए चीजें आसान हो गई और सामंजस्य बैठ गई। तो एक टेंडर चलते। तो डॉक्टर साहब, एक सवाल था जैसे आप दोनों रोज एक साथ निभाएंगे, ठीक है ना, तो मरीजों की सेवा वो ज्यादा आपको सांत्वना दे रही है या कार्यकर्ताओं की जनता से जिम्मेदारी कौन सी बड़ी है आप लेते हैं? देखिए, मरीज को सही करना, इसके लिए जीवन और मरण। तो किसी भी समय पे आप किसी मरीज को जब आप सही करते हैं तो उसके परिवार की जो खुशी होती है, मरीज के चेहरे पर खुशी होती है, वो हमेशा आपके राजनीतिक कैरियर या किसी और काम से सबसे बड़ी है। और रही बात कार्यकर्ताओं की और जनता की,
तो जनता की सेवा, उनके काम कराना, ये तो टीम करती है, हम उसमें मदद करते हैं। और ये मदद और भी ताकतवर हो जाएगी जब आप सत्ता में, आपको पास पावर है। तो मेरे हिसाब से मरीज को सही करना मेरी प्रारंभिक और प्राथमिक जिम्मेदारी। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात किया गया है कि अगर वो डॉक्टर पॉलिटिक्स में आता है तो इस तरह डॉक्टर वाला जगह कुछ अफवादों को छोड़ के ऐसा मालूम किया आप कैसे सोचते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जब डॉक्टरी कर रहे होते हैं तो आप उतना ही सेवा भाव से कर रहे होते हैं जितनी आप राजनीति में कर रहे होते हैं। बस आपको थोड़ा सा ईमानदारी बरतनी पड़ती है। तो आप ऐसे समझिए कि जब आप इलाज कर रहे हैं तो आप एक परिवार के सदस्य का इलाज कर रहे हैं और ईमानदारी बरतेंगे। और राजनीति में आप अपने आप को तमाम बुराइयों से बचाते हुए आप राजनीति करिए। आपको कभी भी कोई कैरियर खत्म नहीं हो। इसको आप पॉजिटिव वे में लेते हैं? बिल्कुल पॉजिटिव वे में लेते हैं। अच्छा, लेकिन कुछ अगर बात करें सेनेट, तो राजनेता बनना या नेता बनना ज्यादा आसान है ये डॉक्टर बने रहना ज्यादा आसान है? देखिए, डॉक्टर बने रहने में तो मेरी काबिलियत है। मैं जितना पढ़ूंगा, जितना ज्यादा अध्ययन करूंगा, जितनी नई चीजों के बारे में अपना हाथ रवा करूंगा, उतना लोग उसको आराम मिलेगा, लोग मेरे पास आएंगे। तो ये मेरे हाथ में और मेरे ही हाथ में है। राजनीति में आपकी छवि, आपकी राजनीतिक दल की छवि है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जाति की राजनीति बहुत ज्यादा है, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते। तो एक रोल आप निभा सकते हैं, बाकी आप जनता को सुनो। लेकिन आप अगर ये अपडेट करते हैं अपनी नॉलेज को डॉक्टर बिल्कुल अपडेट करते हैं। और डायबिटीज या डॉक्टर को हर दिन कम से कम 2 घंटे तो देना चाहिए, खास तौर अध्ययन को। तो चूंकि आप हेपेटोलॉजिस्ट हैं और डायबिटीज अपनी इधर लखीमपुर है जो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, ऑल इंडिया मतलब सब जगह ही बढ़ रही है, तो आप क्या सलाह देंगे आम नागरिक को या आम जो पर्सन हो उसको? आप क्या बताएंगे इसकी डायबिटीज सही होने में? देखिए, मधुमेह या डायबिटीज से डरने की जरूरत नहीं। पैनिक मोड में ना, चाहे वो किसी भी उम्र में हो। डायबिटीज बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है, जैसे कैंसर या जो लाइलाज बीमारियां। आपको बस इसको मैनेज करने का तरीका आना चाहिए। एक तो अपना तनाव और स्ट्रेस हार्मोन को कम करें, अपनी नींद से दिनचर्या को नियमित करें, एक्सरसाइज करें, खाने पे ध्यान दें, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। और आजकल ये जंक फूड है, इसका सेवन खाता है। अगर किसी को डायबिटीज हो भी जाती है तो दवाइयां नहीं कंट्रोल होती है तो इंसुलिन है। पुराने जमाने की बात थी कि इंसुलिन कई देर लगती, अब तो नया रिसर्च आ गया है, इंसुलिन में कई बदलाव हो गया है, अब तो हफ्ते में एक बार लगती है। और कोशिश ये करें कि जिस तरीके से एआई और सुपर कंप्यूटर्स हमारी चिकित्सा सेवा में मदद कर रहे हैं, तो हो सकता है बहुत जल्दी ओरल पिल आ जाए डायबिटीज में। तो निराश होने की जरूरत नहीं। आपको आज डायबिटीज हुई है या 10 साल पहले हुई है, तो आगे उसका उसके इलाज का एक उज्जवल भविष्य है और उसी से हम लोग उससे तब तक ये मेंटेन करके तब तक आप अपना मेंटेन करिए, अपना कैलोरी मेंटेन करिए, एक्सरसाइज करिए। तो आपकी जो दिनचर्या है वो क्या है? ज्यादा समय पेशेंट लिए जा रहे हैं या ज्यादा समय कार्यकर्ताओं को देना? देखिए, फिर मैंने आपसे कहा था हम राजनीति में समय तो हमारे छोटा भाई सिद्धार्थ त्रिवेदी हमारी काफी मदद कर रही है। और जो कार्यकर्ताओं से मिलना, उनका खुद देखना, उनकी समस्या को देखना, उसमें मेरा 65% हाथ बता। तो इससे मेरी समस्या काफी हट गया और मैं वो समय को बचाते हुए मरीजों को। तो ये टीम वर्क है और राजनीति बिना टीम वर्क के कभी भी सफल नहीं होगी। तो डॉक्टर साहब अगर हम पीछे जाए तो रिसर्च में बता देते आपके जो बाबा बहुत बड़ा विधायक है लगभग 6 बार 5 बार, तो उनकी राजनीति का आपके ऊपर क्या था? देखिए, बाबा की राजनीति बहुत ही सिंपल है। हमारे ऊपर के अगर कोई भी युवा इसको लेना चाहे तो उसको अनुसरण कर सकते हैं। ईमानदारी, जिस चीज का संकल्प कर लिया सही चीज है,
पूरा करना, अपनी पूरी ताकत जमा करना। डिसिप्लिन इसको कहते हैं, अनुशासन, और निरंतरता या कंटिन्यूटी होनी चाहिए, और लोगों के प्रति प्यार का भाव आप ये जब अपना लोगे, आपको राजनीति बहुत आसान शब्दों में कहें, आपको ये सेवा भाव लगेगी। आप भी ऐसे मानेंगे कि पहले की राजनीति में और अब की राजनीति में तो बड़ा जलील आसमान का अंतर है। अब राजनीति कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण से जाता है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? लेकिन जातिगत समीकरण या जातिगत राजनीति उत्तर प्रदेश का गौरव सच है। और आप अगर राजनीति कर रहे हैं तो आप ये कहें कि आप जातिगत समीकरणों को नहीं देख रहे, तो ये भ्रम में डालने वाली स्थिति है। आपको स्वजाति की तरफ देखना पड़ता है, और ऐसा भी नहीं कि आप और लोगों की मदद ना करें। कांग्रेस पार्टी में या हमारे हमेशा कोशिश की है बहुत से लोगों की मदद करें, कास्ट की कोई बाउंड्री नहीं रहा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको ये आता है कि आप स्वजाति की तरफ चलें, क्योंकि आंखों की तरफ से लोग चलते हैं। और हमारा अभी रिसेंटली हम ब्राह्मण सेवा समिति अच्छे, और उसमें जो गरीब ब्राह्मणों की मदद करते हैं, वैसे तो हम सभी की करते हैं, लेकिन वो एक एक्स्ट्रा प्रेशर रहता है, वो आपको करना भी चाहिए। किस तरीके का माहौल है, आप किस तरीके के माहौल में आप सबको साथ लेके चले तो सबको साथ लेते चले, लेकिन आप जो है ब्राह्मण का चेहरा अपने आप को मानते हैं, ये तो जनता तय करेगी। अच्छा, हमारे मान लेने से क्या है, कोई भी कुछ मान सकता है, लेकिन हाँ ये है हम मान के चलते हैं कि परिवार में इस जनपद की काफी सेवा करी और जनता ही जनार्दन है, तो वो तय करेगी कि वो आपको किस चेहरे की तो जो आपने पहला चुनाव लड़ा, मतलब लड़ा 2022 में, वो आपने लड़ा सदर सीट से विधानसभा का, और इसमें रिजल्ट में आपको वहां पसंद है, उस अनुभव को आप कैसे देखते हैं? 2022 का इलेक्शन है, तो मैं आपको बताता हूँ। 2019 में और बाबा का फिल्म, जब उन्होंने प्रियंका जी को देखा कि आंख नाश हुआ, और वो बोले कि अगर मैं खड़ा हो सकता तो मैं इसके साथ, मैंने कहा क्या मुझे जाना चाहिए? तो बोले ये तुम्हारी उनकी इच्छा है, इस समय के साथ राजनीति का दायरा और मतलब बदल देना। और राजनीति उस ईमानदारी तौर पे लोग नहीं कर रहे हैं, उस ईमानदारी तौर पहले कर रहे हैं, पहले जो कह दिया वो पक्का। ये नहीं कि हमने आपसे कहा आपके, फिर परसों और आया हमने आपके, परसों कोई और, फिर आखिरी में पता चला बीजेपी कुछ आपके लोगों दे दे तो आप ऐसा नहीं। जो प्रियंका जी के साथ में तो अक्टूबर 2019 में लखनऊ में दौरा चला, आपको पता होना चाहिए कि उनको 101 डिग्री बुखार था, पैदा चला। बस वहीं से बोल कहा कि मैं प्रियंका जी के साथ हूँ, हाँ या नहीं कर सकता। तो लगभग आप प्रियंका गांधी से ज्यादा प्रभावित हैं इस बार? बिल्कुल अपना जो लीडर मानते, बिल्कुल मैं गांधी परिवार वही अपना सर्वस्व नहीं। और इसी में अगर अगला सवाल आपसे लेना चाहेंगे, तो आपकी पारंपरिक सीट है थोड़ा, लेकिन आपने चुनाव लड़ा लखीमपुर से, तो ये जातीय समीकरण को देखते हुआ या इसकी कोई अलग राजनीति? अगर जातीय समीकरण देख के हुआ होता तो दोबारा ब्राह्मण हो थे वहां से। देखिए बाबा 5 जगह से विधायक है, उसमें लखीमपुर, श्रीनगर और धौरहरा अच्छी जगह रही, क्योंकि ये हमने अपना काफी समय लखीमपुर में बिताया था, और चाहे ऊपर से आदेशित भी हुआ था कि आपको शहरी सीट पकड़नी है, क्योंकि उस समय शहरी सीट पकड़ने सीट माना जाता, तो उनको अपना सबसे अच्छा कैंडिडेट शहर में करवाए। अगर हम मौका मिलता है या धौरहरा से अवसर मिलता है, तो आप किस सोच के साथ में? देखिए वो सब हमारे पारिवारिक लोग हैं, वहाँ हमारे परिवार कानपुर से पहली बार है। अच्छा, माँ बाबा हल्द्वारा
रहे, वो तो रूप नहीं, वहां जवाब तो है। लेकिन लखीमपुर के सभी लोगों से मेरा जवाब है, कोई ऐसी सीट नहीं तो मैं यहाँ से नहीं वहां से नहीं, ये सब अपने हैं। और हम सबसे बाबा 2 पार्लियामेंट इलेक्शन लड़े, उसमें पार्लियामेंट इलेक्शन में लखीमपुर की 8 सीट होती थी, कोई दोबारा लखीमपुर नहीं था। अच्छा, तो 8 लोगों ने 8 सीटों पे भरपूर कर दी, तो ऐसा कुछ नहीं। तो सीट आपके माइंड में नहीं है, यहाँ से कोई मिली होगा, लेकिन लखीमपुर के लड़ना तय। अगर तो वही बात है, अगर पार्टी आदेश करेगी और उसमें भी गांधी परिवार का आशीर्वाद मिलेगा तो हर तरीके की कुर्बानी और ठीक है डॉक्टर साहब, जो पहला चुनाव हुआ आपका, उसमें आपको हार का सामना करना पड़ा, तो अंदर से आपको क्या वोट गए या देखिए, हर कोई हिल जाता है, हार नीति करारी हार हर कोई हिल जाता है। हमारी पार्टी को 2% वोट मिला और उसको उससे उभरने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि परिवार के साथ साथ पार्टी भी मेरे साथ बन गई और उन्होंने हमारे अच्छे एफर्ट्स को और अच्छे काम को देखते हुए 47 में हमको AICC बना ऑल इंडिया कांग्रेस का, इससे बड़ा आशीर्वाद हो। इसको आप एक डिमांड मांगते हैं। बिल्कुल, तो अगर हम किसी में, हमारा जो सवाल था आपसे तो आगे आपसे करना था, लेकिन आपने इसका जिक्र किया है AICC की अगर बात करें तो उसमें पूरे जिले में वहां पर 3 लोग, जिसमें 2 लोग तो बहुत वरिष्ठ हैं काफी समय से, आप उसमें सबसे युवा हैं, तो उसको आप कैसे देखते हैं? बहुत बड़ा रिवार्ड है या आप इसको कैसे देखते हैं? बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है गांधी परिवार की तरफ से कि उन्होंने हम जैसे युवाओं को इस पौधे के लिए रखा, इसमें काफी बुजुर्ग और पुराने पुराने लोग। अच्छा, कुछ कांग्रेस में आदमी वैसे चेहरे हैं जो जानबूझकर आपकी छवि को डूबने का प्रयास करेंगे, तो उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो हर जगह ऐसा होता है, आप कहीं जाइए तो कुछ जगह ऐसी होगी जानबूझ के आपको आपकी छवि भूल दो, लेकिन आप ईमानदार रहिए, उससे उनकी कॉन्स्पिरेसी से, उनकी साजिशों से कोई फर्क पड़ता नहीं। जब तक आपकी पैर जमीन पे हैं, आप जनता के दिल में हैं, आपका कोई बाल धमाका नहीं कर सकता। लेकिन क्योंकि आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर तो एक आज का वो तो है, इसको बहुत रिस्पेक्ट में ये मानते हुए आता है, डॉक्टर साहब ने विचार लिया, डॉक्टर साहब ने, और एक राजनेता में तो लोगों का माइंडसेट दूसरा है, तो इसको हम कैसे देखेंगे? मुझे, मैं अभी भी कहना चाहूंगा कि राजनीति पैसा कमाने का माध्यम नहीं है। जिस दिन राजनीति पैसा कमाने का माध्यम आप खत्म कर देंगे, राजनीति स्वच्छ हो जाएगी, लोग अपने बच्चों का नाम जवाहर लाल बहादुर रखना शुरू कर देंगे। को स्वच्छ करने का इरादा। बिल्कुल, राजनीति देखिए, पुराने जमाने में लोग इंदिरा, जवाहर लाल बहादुर अपने बच्चों का नाम रखते थे, आज भी बहुत से लोगों का नाम राजीव है। तो ये राजनीति के वो लोग हैं जो स्वच्छता ईमानदारी के साथ जिए हैं, तो आपको भी वैसे ही जीना चाहिए। पैसा कमाने का माध्यम इसको ना है, ऐसे कमाने का माध्यम होगा, किसी पे एक तो क्या होगा से आपने चेक किया राजीव गांधी का, तो कई अलग मित्र आता है, उसको हम ऐसे कहेंगे वो राजीव गांधी का एक ईमानदार आकलन था। जुमला तो नहीं था कि 15 लाख रुपए का वादा किया और फिर कैश में नहीं मिल रहा है, झूठ तो नहीं बोला, लेकिन उनका ईमानदार आकलन तो आज भी वही है कि जितना पैसा ऊपर से होता है उतना पैसा आ नहीं पाता है। आपको पता है लगभग 1 करोड़ रुपया आता है निधि के तौर पर इसलिए के लिए। आप समझो सालाना 10 लाख 20 लाख, संसद के अलग 8 विधायक हैं, 2 सांसद हैं, कितना पैसा आता है और छोटे छोटे काम नहीं हो रहे हैं। पानी भर जाए भी बरस जाए तो आपको मेरे घर पे आने में दिक्कत हो गई। अभी भी आप देखो तो बहुत मुश्किल से यहाँ गाड़ी लगता है जब मेडिकल कॉलेज यहाँ पे अनाउंस, तो ये सब नीतियों का ना कोई होता है
और ना ही कोई उसका चिंता है नेता लोग का मैंने क्या किया। कायदे से तो एक रिपोर्ट कार्ड बनना चाहिए सालों में, कितना पैसा है तो मैं वो हर अखबार में प्रकाशित होना चाहिए। तो अगर जैसे 2022 में जो हार रही मोदी का है, जी, उसके ग्राफ में आप वही समानता देखते हैं और डाउन देखते हैं? लेकिन मोदी लहर तो नहीं है। मोदी लहर होती तो मोदी कोई बीजेपी लोकसभा इलेक्शन में हार का सामना नहीं करता। अब ये अपने पतन की तरफ और टकराव गिर रहा है, जमीन पे गिर नहीं होता। लेकिन धार्मिक अनुवाद फैलाने में ये पार्टियों का एक है, तो हमें हमेशा सतर्क रहना पड़ेगा और अपने बयानों को संयमित रहना पड़ेगा। और राहुल गांधी की कोई भारत जोड़ो यात्रा, जी, उसको आप कैसे देख, क्या उसका योगदान रहा लोकसभा चुनाव? तो भारत जोड़ो यात्रा अगर आप उसका आकलन करें तो गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा उसका राहुल की भारत जोड़ो यात्रा समानता ही। एक तो उनका अपना अनुभव हुआ उनको कि हर राज्य में, हर देश में भाषाएं और लोगों का क्या दबाव है। उनको कॉन्फिडेंस मिला कि लोग उनसे इतना प्यार नहीं, जो बड़े कमरे में नहीं मिलता या जो लोगों के आंकड़े पर नहीं मिलता। दूसरा, उनके निकलने से लोगों को जुड़ा हुआ कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ा और उसी का कारण है कि राहुल गांधी एकमात्र ऐसे नेता है जो बीजेपी को हराने का मानता रखते हैं। लेकिन अभी आपने महात्मा गांधी तो आपको लगता नहीं कि जो है महात्मा है, एक महात्मा जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सारे द्वेष, सारे भय से दूर हैं, जो बोलते हैं सच बोलते हैं, जो भी उन्होंने कहा सच निकलता है। चाहे कोविड को लेकर कहा हो, चाहे चीन को लेकर कहा हो, चाहे गाय को लेकर कहा हो। तो अगर कोई महात्मा जैसा जीवन जिए और महात्मा गांधी के पदचिन्हों पे चले तो वो महात्मा गांधी का है। तो महात्मा जैसे जीवन में बहुत सारे लोग आरोप लगा रहे हैं कि टी शर्ट महंगी है। महात्मा जैसा जीवन देखिए, आप हमको बताइए, 10 लोगों का सूट तो नहीं पहनते ना, क्या महंगा है क्या नहीं महंगा है उसमें मत जाइए। वो आदमी ठंड में टी शर्ट पहन के चल रहा है, आपसे मिल रहा है आपके शहर। क्या किसी भी बीजेपी के नेता ने किसी अब आज के तो पुराने किस तरीके की मुहिम की, क्या इतनी ताकत है कि इतना लंबा चल सकते हैं? अगर वो चल सके तब जाके उस आदमी को पर आक्षेप बोलना चाहिए। उसके जूतों में आधा पैर तो रख के देखो, फिर आप इसको एक सफल आयोजन। हाँ, एक सफल आयोजन था और मैं राहुल जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने ये बात। आप अगर प्रियंका गांधी की बात करें तो आप उनको एक जनप्रिय नेता मानते हैं? प्रियंका जी ये भी हैं और दूरदर्शिता भी हैं और अच्छी रणनीति बनाते, तो वो राहुल जी का प्रेम। ये कहिए इन दोनों को साथ जब मिलते हैं तो बीजेपी उससे प्रियंका जी को जनता प्यार भी करती है, राहुल जी को भी करती है। लेकिन प्रियंका जी के अंदर जो रणनीतियां हैं जो जिस तरीके से वो बनाती है तो बहुत ही सफल है। उन्होंने राहुल जी का इलेक्शन रायबरेली वाला लड़ाया जिसमें वो जिताया, और यही नहीं स्मृति ईरानी को हराने में भी प्रियंका जी की रणनीति। लेकिन ये आपने सही बात है कि उन्होंने चुनाव में जो है एक पहलू ये भी है कि वो चुनाव में एक्टिव है, उसके बाद तो से गायब नहीं, गायब नहीं हुई। देखिए 2022 में उन्होंने लड़की लड़ सकती तब अपने रणनीति, वो बात अलग है कि वो सफल नहीं। उसके बाद उन्होंने राहुल जी के लिए भी रणनीति बनाई, और जहां ये कहा जा रहा था कि राहुल जी यूपी में कैसे जीतेंगे 3 लाख वोट से, साथ साथ स्मृति ईरानी तो इतना बढ़ चढ़ के बोल रही थी, तो उन्होंने अमेठी में बहुत बुरी तरह। और यही नहीं, इस रणनीति को बनाते हुए अखिलेश यादव से गठबंधन करना और बीजेपी को बिल्कुल सिमटा देना, चुनाव तो अब इसके बाद थोड़ा आदमी केरला में चला गया। केरला में
बाई इलेक्शन लड़ा, जीती, फिर पार्लियामेंट में उन्होंने काम किया। अभी 27 आ रहा देखिएगा, रणनीति के तौर पर प्रियंका जी चुनाव रणनीति में हमेशा पाए रही और दिखेंगे। सपा के साथ गठबंधन जारी रहेगा। हर उस ताकत के साथ गठबंधन कांग्रेस का रहेगा जो बीजेपी की मानसिकता से लड़ते हैं, जो संविधान का विरोध कर रहे हैं, उसको हम कभी भी बैठने और चैन से बैठने नहीं। तो संविधान का विरोध कैसे मानते हैं? देखिए, संविधान, हमारा संविधान क्या है? हमारा संविधान है कि तो आज बात करें, हम चारों को व्यक्त कर रहे हैं, हम अपनी धार्मिक आस्थाओं को सौहार्दपूर्वक व्यक्त करेंगे। हमारे पास हर चीज की वो फ्रीडम हो, तो बेसिक फ्रीडम हो। अब आप देखिए, अगर कोई पत्रकार सच बोल दे उसको जेल में डाल देते हैं, जेल में डालते ही नहीं है, उसके पूरे परिवार को बताता है। कोई व्यक्ति ट्विटर पे सच बोल दे तो उस पर हत्या पूर्ण करते हैं कि वो बिल्कुल आत्महत्या करने का बात है। आप दलितों को और जो बाबा साहब का जो स्ट्रक्चर है उसको भूलने की कोशिश करते हैं। आप अभी बीच में आरक्षण को लेकर आप बिल्कुल हमलावर हो गए थे, तो दलित समाज का विरोध देखा तो ये सब चीजें संविधान को तो तोड़ नहीं। आप इस धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने, आप इस देश के ताने बाने आप बिगाड़ने की कोशिश करें। संविधान नहीं तोड़ रहे तो क्या दें? और संविधान तोड़ के आप एक अपनी आरएसएस की विचारधारा को लागू कर रहे हैं। वो आरएसएस जिसने 17 साल तक भारत का राज के ध्वज नाचों को नहीं लगे, वोट के आदेश के बाद क्योंकि जनता को देखना है, तब तक इस तरीके के धार्मिक उन्माद में रहेंगे। हमारा देश की जो हालत है, आपको पता है, हमारे देश में प्रति व्यक्ति इस समय 1 लाख से ऊपर का जो गया प्रति व्यक्ति जो केवल 48-48 1 लाख से ऊपर हो गया, कोई जान नहीं पा रहा। एक आदमी को इतनी पावर दे दी गई अदानी को कि उसने देश की 50% से ज्यादा खनिज संपत्ति पे कब्जा कर लिया। अगर अदानी फेल हो गया तो देश फेल हो गया। तो आप देश को एक ऐसी जगह ढकेल रहे हैं जो जाने अनजाने में हमारी पूरी भौगोलिक और आर्थिक स्थिति को खराब, हमें तो इनका खिलाफत करनी पड़ेगी। इनकी कोई भी अभी ऑपरेशन सिंदूर हो, आप देखिए मीडिया वालों रात में आप 3 दिन में देख रहा था कि इस्लामाबाद तो कब्जा हो गया, तो और दूसरे दिन ट्रंप बता रहा है, अमेरिका का राष्ट्रपति, कि सीज़फायर हो गया, आपने अटैक बंद कर दिया। और यही हमारी इंदिरा गांधी आयरन लेडी, जिनका बांग्लादेश का जो अभी 71 की लड़ाई का जो बनाया जा रहा था वो भी उन्होंने सही से नहीं बनाया, उनका नाम लेने में शर्माते हैं। यूएस की न्यूक्लियर सबमरीन युद्धपोत न्यूक्लियर वेपन के साथ बंगाल की खाड़ी में खड़ी रह गई और उन्होंने बांग्लादेश अलग कर। तो कौन ताकतवर है? जब सही चीज बताई जाएगी ना, लोगों के पास सही चीज बताई नहीं जाएगी। प्रोपेगेंडा इतना ज्यादा है, गलत उल्टा प्रोपेगेंडा। और जो नए लड़के निकल रहे हैं वो गूगल से गलत चीज पढ़ के, उसकी कोई सत्यापन नहीं है, उसको पढ़ के आगे बढ़ रहे हैं। तो ये चीजें तो आप पड़ेगी ताकि हिंदुस्तान को बचाया जा सके। कांग्रेस भी इसको लेके ज्यादा बना रही है। अगर देखा जाए एक कार्यक्रम का कांग्रेस का चल रहा है, कार्यक्रम का तो उस कार्यक्रम को आप कहते हैं एक नया जनता है या तो एक स्ट्रेटजी नहीं, संगठन से जो कार्यक्रम कांग्रेस की हमें गाँव बूथ हमें ब्लॉक, नए पंचायतों में, हमें वार्डों में अपने लोगों को तैयार करना है, क्योंकि आगे आने वाली लड़ाइयों में जिस तरह से वोटर लिस्टों में कितना हो सकता है, उसके लिए लड़ने के लिए हमें आदमी चाहिए, अपना संगठन मजबूत चाहिए। जिस तरीके से आप कोई गेम खेलते हैं, आप हॉकी खेलो चाहे फुटबॉल खेलो, 11 से 11 खेल रहे हैं, अगर एक को भी रेड कार्ड मिल जाता है तो उस टीम को एडवांटेज हो जाता है। आपका संगठन कमजोर है तो आप हमेशा कमजोर लड़ाई ही लड़ते। ये जो कार्यक्रम है ये कांग्रेस मजबूत करने का कार्यक्रम। अभी संगठन कमजोर मानते हैं, संगठन जब 19 में 22 में रहेगा तो उन्होंने बहुत मेहनत करी, अभी भी हम लोग मेहनत कर रहे हैं। और अब धीमे धीमे हमारा संगठन तगड़ा हो गया।
अभी हमारी कार्यकारिणी भी आ गई है 100-150 लोगों की, शहर की 120 लोगों की, और अब हमारी बोर्ड और बूथ कमेटी भी तैयार हो जाएगी। तब हम ये भी क्या किसी भी ऐसी ताकत को चैलेंज कर सकते हैं जो संविधान को तोड़ने की कोशिश करें। आप क्या मानते हैं कि कांग्रेस नए चेहरों को टिकट देगी? कांग्रेस का जो ईमानदारी कांग्रेस का जो अभी तय हुआ था हमारे अधिवेशन में, उसमें महिलाओं को और बच्चों को और युवाओं को किया जाएगा और क्यों चेहरों को हमें अपना कैंडिडेट करना है। और क्योंकि आप डॉक्टर, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर एक डॉक्टर की नजर से आप देखें तो वो पार्टी लीडर बात करें कांग्रेस की तो अभी लाभदायक है, और अगर है तो इसको किस चीज की जरूरत है, दवा की है या सर्जरी? देखिए कहीं जगह सर्जरी करनी पड़ती है और कहीं जगह खाली दवा से काम चल जाता है। कांग्रेस को इस समय दोनों की ही जरूरत है। जहां पे आपको लगता है कि बीजेपी के एजेंट घुस गए वहां सर्जरी कर दीजिए, और जहां लगता है कि हमारे अपने लोग कमजोर पड़ रहे हैं उनको टॉनिक पिलाइए, दवा दीजिए और तक दोनों चीजों से काम लेना पड़ेगा। अगर आप खुद को कांग्रेस के डॉक्टर लग रहे हैं सबसे पहले क्या करें? सबसे पहले हम धोनी को कहते हैं भाई, सबसे पहले हम वही करेंगे जो रावत जी ने कहा, बीजेपी के एजेंटों की कर तो आप मानते हैं कि बीजेपी को लोग जो लोग जो कांग्रेस की मूल विचारधारा के अलग वो सब बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं, वो कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि उन लोगों को कांग्रेस से जुड़ी बनानी चाहिए। लखीमपुर में अगर बात करें तो युवाओं को कांग्रेस के विचारधारा से भरोसा ये आपको क्या देखना है? एक तो कांग्रेस के बारे में जानिए, उसका गौरव इतिहास पढ़िए, कांग्रेस के बलिदान को समझिए, पढ़िए और जानकारी लीजिए। हमारे सम्मेलनों में आइए और ईमानदारी से अपना काम करिए, ये सारी चीजें लोगों तक पहुंचाइए निरंतरता के साथ और एक अनुशासन के साथ। बहुत जल्दी कुछ पाने की इच्छा ना करें, समय बिताएं और कांग्रेस को अपने में अगर हम बात करें राजनीति से कांग्रेस तो एक नाम है जफर, और अभी तो सपा से छोटा बहुमत आ गए कांग्रेस में, तो आप इसको क्या मानते हैं? देखिए मैं किसी को अपना प्रतिनिधि अपनी पार्टी में नहीं मान सकता, ये सब हमारे सहयोगी है। जफर नकवी जी का मैं आपको बताया किस तरीके से जब ये बाबा ने अपनी सीट छोड़ के इनको लखीमपुर छोड़ा, और बाल गोविंद वर्मा जी से हमारे परिवार ने बहुत ये सब हमारी पार्टी में आए हैं, हमारी विचारधारा को ग्रहण कर रहे हैं, इससे मैं बहुत हर्षित हूँ और मैं इनको प्रतिनिधियों का सहयोगी मानता हूँ। ये सब अच्छे से आए हमारी कांग्रेस को। पहले की ये कांग्रेस में पिताजी ने कांग्रेस में फिर समाजवादी में चले गए, अब उन्होंने राहुल जी प्रियंका जी में फिर आस्था जाहिर की है, तो आप चाहते हैं और ये अच्छा भी है कि वापस लेकर तो कहीं टिकट कटने का ये राजनीति में तो चलता टिकट कभी मिलता है कभी नहीं, और ये आप राजनीति सिर्फ टिकट के लिए कर रहे हैं तो आप जानते हैं उस तरीके के राजनीतिक है। आपसे नाम लेना चाहते जो हमारे अपनी पार्टी से सांसद वो टिकट के लिए कहीं और, तो उस तरीके की राजनीति करनी है तो कुछ अलग विचारधारा है। अक्सर अगर टिकट नहीं तो आपका राजनीतिक करियर रणनीति क्या हो? संगठन को मजबूत करना और जिनको टिकट मिले उनको जिताना के लिए मेहनत करना और आगे उम्मीद करना कि पार्टी हमारे इस काम को देखते हुए हमें मुश्किल कर। अच्छा, राजनीति में जो गुटबाजी है कहीं ना कहीं बहुत सारा नुकसान आप भी जो दौड़ है उसके अगर रुकावट मैंने दौड़ किसका दौड़ में रुकावट ही नहीं है, दौड़ थोड़ी
तो उसका वो तो आप क्या कहते हैं उसे, फ्रेंडली फाइट। हाँ, तो ये बनती रहेगी। तो पार्टी में भी सरकार से आपको देख सरकार की वो सब चीजें तो राजनीति का पार्ट एंड पार्सल। अगर आप किसी चीज को ले रहे हो तो वो मान के चलो ये चीजें आपको लेके चलो। चलो हमारा अंतिम सवाल है तो साहब, तो यही है कि अगर डॉक्टर प्रगति रेड्डी राजनीति में सिर्फ सेवा के लिए थी, तो आप क्या कहना चाहेंगे? यह सबका पाना कि आपका एक ये सवाल कठिन भी आसान भी। देखिए राजनीति में किसी का काम कराना एक वर्ग के साथ कैसे हो, किसी मदद करना, अगर किसी के ऊपर प्रताड़ना हो रही हो उसके लिए जनता की आवाज उठाना, ये सेवा हो। लेकिन ये सेवा आप और अच्छे से तभी कर पाएंगे जब आपके पास सत्ता की, आप बहुत सी योजनाओं को जनता तक पहुंचा पाओ, आप बहुत से वंचितों को आप सामान दे पाएंगे जो उनको जरूरत है, बहुत सी महिलाओं को, बहुत सी हमारी बच्चियों को शिक्षा देते हैं, तो आप स्कॉलरशिप के ऊपर बहुत शिक्षा देंगे। वो तभी हो पाएगी जब आप सत्ता के तैयारी में। सेवा तो आप करते हैं, मेहनत आप करते रहेंगे, लोगों की मदद भी करते रहेंगे, लेकिन राजनीति में सेवा को अच्छे से करने में सत्ता का। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।